ये स्टोरी है नीतीश की और एक ऐसी लड़की की जो अपने गांव से निकल कर के आती है शहर में एक इंटरव्यू के लिए, लेकिन तीसरे ही दिन इसका शव मिलता है इस मुर्दा घर में। नीतीश एक बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर एक मुर्दा घर में काम कर रहा होता है। नीतीश का यहाँ पर काम होता है कि जितने भी यहाँ पर से लावारिस शव आते हैं उनको ठंडे पानी से नहलाना, उनको साफ करना और उनको उनकी रजिस्ट्री करके उनको ड्रॉअर में वाइट कपड़े के अंदर लपेट करके रख देना। और इन शवों को यहाँ पर से तब तक रखा जाता है जब तक कि इन शवों के फैमिली वाले इन्हें ढूंढ नहीं लेते। और कुछ टाइम के बाद भी अगर इन शवों की फैमिलीज इन्हें ढूंढ नहीं पाती है तो इन्हें कुछ टाइम के बाद में इन्हें जला दिया जाता है। तो पूरा जो काम होता है यहाँ पर जो नीतीश करता है, एक तरह से मान लो कि इन मुर्दा घर का हेड यानी नीतीश है, जो कि जितने भी यहाँ पर शव आते हैं उन सब की देखभाल करना, उनको उनकी रजिस्ट्री करना पूरा हैंडल करता है। इसी के साथ में एक घिनौनी हरकतें भी करता है। जब पूरा हॉस्पिटल रात को 11:30 बजे पूरा बंद हो जाता है, जहाँ पर फ्लोर के ऊपर कोई हलचल पहल चल नहीं होती, तब नीतीश का यहाँ पर से घिनौना रूप सामने आता है। नीतीश क्या करता है कि इस रजिस्टर्स को ओपन करके वो चेक करता है कि आज इस सब मुर्दा घर के अंदर कौन से नए शव आए हैं। उसमें से ये ढूंढता है कि कौन से शव फीमेल और मेल कैटेगरीज में हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो चेक करता है कि किन की एज यानी कि जवानी में हुई है। उन शवों को ढूंढता है एंड उनको ढूंढने के बाद में उन्हें वापस उस ड्रॉअर को ओपन करके उन्हें बाहर निकालता है और उनके साथ में कुछ ऐसी हरकतें करता है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी रूहें कांप जाएगी। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति इन मरने के बाद में भी उनके साथ में ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन नीतीश ऐसे करता था क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा पागल सा था। तो नीतीश क्या करता था कि उन शवों को उन ड्रॉअर से निकाल करके उनके साथ में गलत तरह से व्यवहार करता था। मैं कुछ अदर वर्ड्स यूज करूंगा बिकॉज ऑफ दैट, ताकि किसी को भी कुछ बुरा ना लगे, बट आप समझ जाना, राइट। तो नीतीश 11:30 बजे के बाद ये सारे काम करता है। और नीतीश का ये काम आज से ही नहीं बल्कि आज से 5-6 सालों से चलता आ रहा है, जिसको कानों कान तक खबर नहीं, क्योंकि रात के वक्त कोई भी मुर्दा घर के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। और ऊपर से हॉस्पिटल्स के नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर एक मुर्दा घर था, जहां पर से दिन में भी हम और आप जाने के बारे में ना सोचे तो रात को वहां पर आसपास कौन नहीं आएगा भला। इसका नीतीश पूरा गलत फायदा उठा करके इवन शवों के साथ में कुछ गलत तरह का व्यवहार करता है। ये सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है, लेकिन एक दिन, ठीक एक दिन 13 जून के दिन ठीक दोपहर के 2:30 बजे वहां पर एक ऐसा शव आता है जिसका यहां पर से 2 बार रेप हुआ होता है। लेकिन नीतीश को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पर नितिन कहीं बाहर गया होता है अपने घर के काम की वजह से। तो इसके बिहाव पर कोई और व्यक्ति होता है जो कि इस चीज को हैंडल करता है। तो वो भी सेम नीतीश का ही यहाँ पर काम कर रहा होता है। जैसे ही वह सब हॉस्पिटल्स के अंदर आता है, उसका पोस्टमार्टम होता है। मुर्दा घर में जाने के बाद उसे ठीक साफ पानी, ठंडे पानी से पूरा साफ किया जाता है। साफ करने के बाद में उसकी जो भी डिटेल्स होती है उसकी पूरी रजिस्टर करना, वो कौन से ड्रॉअर्स के अंदर उसे रखा जाएगा वो पूरी रजिस्टर के साथ में लिखा जाता है। तो इस लड़की को वहां पर जिस ड्रॉअर में डाला जाता है उसका नंबर होता है 11HC-13। उस ड्रॉअर में इसे रखने के बाद, नंबर से नोट करने के बाद, रजिस्ट्री पूरी बनाने के बाद में इस व्यक्ति का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। दूसरे दिन जब नीतीश वापस इस हॉस्पिटल्स में आता है मुर्दा घर में, तो सबसे पहले यहाँ पर वो उस रजिस्ट्री को चेक करता है, जहाँ पर वो एक रजिस्टर को चेक करता है। यहाँ पर से देखता है कि जस्ट प्रीवियस डे पर 2:30 बजे वो सब यहाँ पर आया था, जिसकी कैटेगरी फीमेल है और उसकी एज 25 के आसपास थी, और भी डिटेल्स उस रजिस्ट्री में यहाँ पर थी। तो नीतीश क्या करता है कि उस पर एक सर्कल बना देता है
ताकि वो अपना दिन का काम करके अपना रात का काम स्टार्ट कर सके। देन उसके दिन में जो भी काम होते हैं छोटे मोटे वो सारी करने के बाद ठीक उसी रात को 11:30 बजे वो वापस से वही सारा काम स्टार्ट कर देता है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो ठीक 11:30 बजे नीतीश उस मुर्दा घर का दरवाजा बंद करता है, उसे लॉक कर देता है एंड ठीक यहाँ पर आकर के रजिस्टर में चेक करता है कि ये जो फीमेल थी इसका नंबर था 11HC13। उस ड्रॉवर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद में वो पूरी वाइट कपड़े के अंदर से लपेटी हुई होती है। देन वो उस वाइट कपड़े को हटाता है। वाइट कपड़े को हटाते ही उसे उस शव का चेहरा दिखता है। चेहरा देखते ही वो इतना मन मुग्ध हो जाता है क्योंकि इसके पहले इसने कभी भी आज तक 6.5 साल की लाइफ में इतना सुंदर चेहरा आज तक किसी का उसने नहीं देखा। तो उसका ये जो नीतीश होता है उसका चेहरा देख करके इतना मंद मुग्ध हो जाता है कि वो तुरंत इस पूरे ड्रॉवर को आराम से ओपन करता है और उसमें से पूरी उस शव को निकाल करके जमीन पर लेटा देता है। उसे लेटाने के बाद में उसका जो पूरा वाइट कपड़ा होता है उसे पूरा वो हटा देता है। देन पूरी वो एक तरह से उस तरह से दिख जाती है। देन वो पूरा उसका एक एक अंग को टच करता है एंड इसी के साथ में भी वही सब एक्टिविटीज करता है जो आज से 5-6 साल करते आया। लेकिन इस दिन कुछ अजीब सा होता है। ये इसने आज तक कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन आज कुछ इसके साथ में कुछ अजीब होता है। जब इसके साथ में ये कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट करता है तभी अचानक उसके जो मुर्दा घर में लाइट लगी होती है, ऐसी ट्यूबलाइट लगी हुई थी चारों ओर, उसमें से एक ट्यूबलाइट तुरंत फट जाती है, तुरंत ब्लास्ट हो जाती है। तो उसे कुछ अलग सा कुछ महसूस नहीं होता क्योंकि वो 6 साल से यहाँ पर जो रहता आया तो उसका मन से डर का भाव निकल गया था। तो उसे कुछ अजीब सा यहाँ पर नहीं लगता। वो उसे इग्नोर करके उसके साथ में और अपने संबंध बनाने ही जा रहा होता है। तभी अचानक ठीक 11HC-13 के पास में जो इस लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो 2 शव के जो ड्रॉवर्स थे वो ऑटोमेटिकली दोनों बाहर आ जाते हैं और दोनों बाहर आकर के दोनों की जो लाशें हो जो शव होते हैं वो तुरंत वहां से निकल जाती हैं। एक तरफ से आप समझ लो कि जो इस लड़की का जो यहाँ पर शव था उसके लेफ्ट वाला और उसके राइट वाला दोनों शव के ड्रॉवर जो कि कितने भारी होते हैं वो दोनों तुरंत बाहर निकल जाते हैं और दोनों की जो बॉडी होती है वो भी नीचे गिर जाती है ठीक नीतीश के जस्ट बगल में ही। जब ये पूरी एक्टिविटीज होती हैं तो नीतीश को इतनी ज्यादा घबराहट होती है, इतना ज्यादा वो डर जाता है कि तुरंत वो अपने दिल पर पत्थर रख करके वापस से इस जो शव जो वापस लड़की का उठाया था उसे वापस से व्हाइट कपड़े में लपेट करके 11HC-13 में रख करके उसे ड्रॉवर बंद कर देता है और बाकी के जो 2 शव थे यहाँ पर उसे भी वो प्रॉपर तरीके से रख करके तुरंत वो मुर्दा घर बंद करके निकल जाता है अपने घर को। यहाँ तक भी सब कुछ नॉर्मल सा ही लग रहा होता है, लेकिन दूसरे दिन नीतीश को इतना जोर से बुखार आ जाता है, इतना जोर से बुखार आ जाता है कि उसका टेम्परेचर 110 -120 तक चला जाता है। तुरंत जिस मुर्दा घर में वो काम कर रहा होता है ठीक है उसी हॉस्पिटल्स में आकर के उसका इलाज चल रहा होता है। उसके बाटले चढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका इलाज चलना स्टार्ट हो जाता है। नीतीश का 1 महीने तक इस हॉस्पिटल्स में इलाज चलने के बावजूद भी नीतीश को यहाँ पर कुछ भी आराम नहीं दिखता। इसकी यहाँ पर MRI रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट्स, BP रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर डॉक्टर निकलवाते हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट यहाँ पर जो नॉर्मल आती है। बीमारी का कुछ पता ही नहीं चलता, उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऊपर से उसको इतनी ज़्यादा हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है कि हिचकी रुकने तक का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर इसे नींद की गोली, इसके आराम की गोली, बहुत कुछ इसका इलाज करते हैं लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है। और ऊपर से सारी जो रिपोर्टें आई होती है सारी नॉर्मल्स। 1.5 महीने के बाद नीतीश पूरा अंदर से पूरा टूट जाता है, पूरा थक जाता है क्योंकि वो डेली बेसिस पर इतनी सारी गोलियां, इंजेक्शंस, ग्लूकोज चढ़ते चढ़ते वो थक जाता है और उसका भी बिल पे करने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो तुरंत वहां से वो डिस्चार्ज लेकर के अपने घर पर जाता है। ठीक 6 महीने बाद
वो जब आराम से अपने मेज पर बैठता है तब उसे वो रियलाइज होता है कि आज से ठीक 6 महीने पहले कि एक दिन पहले सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो वो वहां पर बैठ कर के सोचता है, तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि एक दिन छुट्टी लेने के बाद जब मैं उस मुर्दा घर के अंदर गया था तो मैंने उस मुर्दा जो लड़की थी, नई जो लड़की आई थी 25 साल की, जिसका नंबर था 11HC-13, उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। इसके बाद से ही इसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो ये वहां पर से बैठ करके उसके बारे में सोचता है और उसको काफी ज्यादा पछतावा होता है और काफी ज्यादा डर जाता है। डर की वजह से उसके सारे हाथ के रोंगटे वगैरह खड़े हो जाते हैं। बट अब करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो उसका पास्ट था। देन वो वापस से उस मुर्दा घर में जाता है, वापस से वो उस हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल से परमिशन से लेकर के मुर्दा घर में जाता है। और जाने के बाद में वो वहां पर देखता है कि जो 11HC-13 का जो ड्रॉवर था उसके अंदर वो लड़की नहीं थी, क्योंकि उसे का फैमिलीज न मिलने की वजह से उसका जो शव था वहां पर जला दिया गया था। तो वो जस्ट अकेला उस मुर्दा घर में खड़े होकर के उस ठीक उसी 11HC-13 के सामने खड़े होकर के अपने दोनों हाथ जोड़ करके उस शव से माफी मांगता है। और वहां पर से रजिस्ट्री पड़ी होती है, रजिस्ट्री में उसका नाम चेक करके वो उससे अपने हाथ जोड़ करके माफी मांगता है रोते हुए, और वो जोर से वहां पर रोता है। लेकिन ठीक उसी रात जब नीतीश अपने कमरे में जाकर के सोता है तब ठीक रात के 12:30 बजे उसको सपना आता है, और सपने के अंदर वही लड़की आती है जिसके साथ में इसने लास्ट बार दुर्व्यवहार किया था। इसके सपने में आती है, लेकिन नीतीश की सबसे बड़ी बात कि नीतीश यहाँ पे डरता नहीं है, उससे कॉन्फिडेंटली यहाँ पर से बात करता है और उससे दिल से उससे क्षमा मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ में उस दिन जो भी किया था मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अभी मुक्त कर दीजिए। मैं 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं जितनी भी सेविंग वगैरह थी वो सारी उड़ गई, लेकिन मुझे आज तक मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो उसके सपने में ही वो लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है और रोती है। उसके बाद में कहती है, मैं तुझे तभी माफ़ करूंगी जब तू मुझे इंसाफ दिलाएगा। ये सुन करके नीतीश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में आंखें डाल करके उससे बात करता है और कहता है, कैसा इंसाफ? मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके अलावा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। तो लड़की कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मृत्यु क्यों हुई थी, मेरे साथ में क्या हुआ था? क्या तुमने मेरी डिटेल्स वहाँ पर पढ़ी थी? उस रजिस्टर के अंदर तुमने खाली सिर्फ मेरा नाम और मेरे नंबर्स देख करके मेरे साथ में सब दुर्व्यवहार करने लग गए। ये सुन करके नीतीश काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसे वापस उससे माफ़ी मांगता है एंड कहता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझसे जो भी बन सकेगा मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। यहाँ पर से वो लड़की जो है यहाँ पर से नीतीश को अपनी स्टोरी बताती है कि मैं अपने घर की एक लौती लड़की थी। मेरे घर वालों को मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मैं घर की एक लौती लड़की थी। मेरे घर पर काफ़ी सारा कर्जा था और मुझे पढ़े लिखे करके एक नौकरी पाना था और वहाँ से पैसे कमा करके मम्मी पापा की सेवा करना और उस कर्जे को चुकाना था। इसके लिए इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करके वो एग्ज़ाम में पास हो गई थी। एग्ज़ाम में पास होने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और उसे दूसरे ही दिन इंटरव्यूज पे पहुंचना था। तभी वो अपने घर से निकलती है। घर से जब निकलती तब तारीख थी यहाँ पर से 10 जून। 10 जून को वो अपने घर से निकलती है। 11 जून को उसका इंटरव्यू था और 11 जून में वो शहर में आती है। शहर में आकर के वो जिस ऑफिस के अंदर से उसका इंटरव्यू था वहाँ पर वो इंटरव्यूज के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर से 3 राउंड्स थे, तो उसे वहाँ पर से 2 दिन ठहरना था ताकि वो अपना जो तीसरा और जो सेकंड राउंड है उसे भी यहाँ पर क्लियर कर सके। देन वो उस ऑफिस के नियर बाय में ही एक होटल्स के अंदर एक रूम बुक करती है। मैं आपको होटल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन
उस होटल के अंदर 6 फ्लोर पे एक कोने में उस कमरे का नंबर था 666B। देन वो लड़की यहाँ पर रहती है। ठीक उसी दिन शाम को जब ये लड़की अपने डिनर के लिए नीचे आती हैं तो वो नीचे बैठ करके डिनर कर रही होती है और वहाँ पर जो नॉर्मल सा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर से लड़की अकेले बैठी थी, इसके जस्ट बगल में ही एक अलग टेबल लगा हुआ था जहाँ पर 4 लड़के आए हुए थे। और वो 4 लड़के काफ़ी अच्छे घर से थे। अच्छे घर से तो मैं क्या ही बोलूँगा, रिचेस्ट फैमिली से थे। और उनमें से एक जो था आदित्य, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था। अभी कौन से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था वो मैं आपको नहीं बता सकता, बट आप मोटा मोटी इतना समझ लो कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था। देन वो 4 लड़के इसके जस्ट बगल में बैठे थे और ये लड़की यहाँ पर बैठी थी। और दोनों यहाँ पर से जो थे, वो लड़की यहाँ पर अपना खाना खा रही थी और वो लोग अपने मौज मस्ती कर रहे थे। तो ठीक आधे घंटे तक यहाँ पर सब नज़रे से नज़रें मिली, सब थिंग हुआ। एंड फिर वो लड़की यहाँ पर उठ करके हाय हेलो करते। तो ऐसे मिल करके सारे वो 5 जन दोस्त बन जाते हैं। 4 लड़के वो और एक लड़की है। तो लड़की भी यहाँ पर सोचती है कि मुझे अभी कल 2nd राउंड एंड 3rd राउंड के लिए जाना है, मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ। देन मुझे भी यहाँ पर कुछ अच्छा सा एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा यहाँ के नॉर्मल लोगों के साथ में। देन उनके साथ में एक घुलना मिलना स्टार्ट कर देती है। तो ठीक 2-3 घंटे तक सब नॉर्मली सा ही यहाँ पर कम्युनिकेशंस होते रहते, सब लोग वो अपना डिस्कशन करते, लड़की अपना डिस्कशन करती, ऐसा वैसा। इसके बाद में लड़की यहाँ पर से उन 4 लड़कों को अपने घर पर इनवाइट करती है उसकी कुछ अचीवमेंट दिखाने के लिए। देन वो 4 लड़के यहाँ पर से रेडी हो जाते हैं इसके घर पर जाने के लिए। देन एक 6 फ्लोर पे जाते हैं वो 4 लड़के और एक लड़की। 6 फ्लोर पे जाते हैं जस्ट किनारे के रूम पे जिसका नंबर क्या था 666B। उस कमरे के अंदर जाते हैं। आदित्य, लड़की और वो 3 लड़के सब कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। देर नाइट तक डिस्कशन करते हैं और ठीक 2 बजे जो आदित्य और लड़की और उनके जो 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्त यहाँ पर उनको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। देन वो तीनों लड़के यहाँ पर से निकल जाते हैं कमरे से अपने कमरे पर सोने के लिए। और उनका कमरा बुक होता है 4th फ्लोर पे इस साइड किनारे पर जिसका नंबर 4C। देन वो तीनों लड़के वहाँ पर चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पर अकेले सिर्फ आदित्य और ये लड़की थी। तो यहाँ पर भी ये दोनों को नींद नहीं आ रही होती, तो यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा कम्युनिकेशंस कर रहे होते, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की के दिमाग में यहाँ पर ये था कि चलो यहाँ पर कोई अच्छे दोस्त मिल गए हैं, हम यहाँ पर थोड़ा घुलना मिलना हो जाएगा। लेकिन आदित्य के दिमाग में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। देन आदित्य उस लड़की को यहाँ पर बोलता है प्लीज़ गिव मी अ वाटर सम, ऐसा इंग्लिश में उसे बोलता है। देन वो लड़की उस बेड से उस सोफे से उठ करके आदित्य के लिए पानी के लिए किचन के अंदर जाती है, जहाँ पर किचन के अंदर फ्रिज के अंदर वाटर पड़ा हुआ था। तो आदित्य भी इस लड़की के पीछे जाता है। एंड जब वो लड़की फ्रिज से बॉटल निकाल रही थी तब आदित्य उसे पीछे से जाकर के पकड़ लेता है। तब वो लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, हम तो खाली सिर्फ एक दोस्त हैं, ऐसा वगैरह करते हैं। तो आदित्य यहाँ पर काफ़ी इंग्लिश स्टाइल में कहता है कौन से ज़माने में जी रहे हो डूड, ये तो आजकल के नॉर्मल सा लाइफ स्टाइल है, तो शहर के एकदम उठना बैठना चीज़ें ऐसा वैसा करके वो अपनी तरफ से पूरा बहकाने की कोशिश करता है उस लड़की की। लेकिन लड़की काफ़ी अच्छे घर से थी, उसके लिए काफ़ी कुछ अलग था और उसके लिए काफ़ी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लड़की उसे प्यार से समझाती कि ये सब नहीं, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और हम सिर्फ दोस्त बन के ही रहना चाहते हैं, बस इतना ही, इसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन आदित्य यहाँ पर अपनी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। लेकिन आदित्य उस लड़की की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो काफ़ी टाइम समझाने के बाद में वो लड़की यहाँ पर नहीं समझती है। तो आदित्य उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। तभी उस लड़की को गुस्सा आता है और उसे दोनों हाथों से धक्का मारता है और कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ में सब कुछ करने के लिए। और तुरंत उसे धक्का मारने के बाद जब वो निकलती है अपने कमरे से बाहर चिल्लाने के लिए, तब तुरंत ये उसके पास में जाकर के उसको पूरा मुंह बंद कर देता है अपने दोनों हाथ से। उसे सोफा पे सुला करके इसके साथ में जो घिनौनी हरकत करता है वो मैं आपको बता नहीं सकता। 2 बार इसके साथ में दुर्व्यवहार करने के बाद में फिर लड़की इसे जोर से चाटा मारती और कहती है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं साले, तेरे
और तेरी फैमिलीज को बताऊंगी, मैं जाके पुलिस को कॉल करूंगी समथिंग। तो वो उठती है और पुलिस को कॉल ही करने जाते हैं। तब तक आदित्य को कुछ नहीं सूझता। तो आदित्य बहुत ज़्यादा डर जाता है। तुरंत वहाँ पर से एक इस साइड पे लोखंड का लैंप पड़ा था, तो वो तुरंत उसे उठाता है, उसके सिर पे मार देता है। और जो लड़की थी उसके यहाँ से और यहाँ से खून आना स्टार्ट हो जाता है। ये देख करके आदित्य और भी ज़्यादा डर जाता है। तो तुरंत एक कॉल लगाता है अपने तीनों फ्रेंड को, और तीनों फ्रेंड यहाँ पर आते हैं। और तीनों फ्रेंड इसे ये देख करके आदित्य पर बहुत चिल्लाते हैं कि साले तूने ये क्या किया है, तो हमारी अच्छी फ्रेंड थी, हमने इसके साथ में घुल मिल गए थे, लेकिन अभी क्या करें, दोस्त तो दोस्त होता है। तो कुछ टाइम तक उन्हें कुछ भी नहीं सूझता है। तो फाइनली आदित्य अपने पापा को कॉल लगाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आदित्य एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था। तो जैसे ही आदित्य अपने फादर्स को फ़ोन लगाता है तो उसके फादर्स फ़ोन उठा करके उससे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं पहले तो, लेकिन क्या करें, लड़का तो अपना है। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तेरी वजह से मैं अपना नाम खराब नहीं कर सकता, तुम ऐसा काम करो, तुम वहाँ से बिना कुछ किए फटाफट वहाँ से निकलो, बाकी का मैं देख लूँगा। तो वो चारों लड़के ठीक रात को 3 बजे उस होटल से चेकआउट करते हैं। जैसे ये लोग चेकआउट करते हैं उसके बाद में यहाँ पर से 2 लोग आते हैं। और 2 लोग आने के बाद में यहाँ पर पूरा जहाँ पर भी खून पड़ा होता है और जो भी जहाँ पर भी फिंगरप्रिंट लगे होते हैं सब कुछ साफ सफाई कर देते हैं, ताकि किसी को लगे ही ना कि यहाँ पर किसी की डेथ हुई है। और यहाँ से इसे पिछले दरवाजे से नीचे लेकर के जाते हैं और पिछले दरवाजे से गाड़ी में बैठा करके दूसरे दिन ठीक 12 जून को 2:30 बजे इसे मुर्दा घर में भेज दिया जाता है। जिस दिन नीतीश मुर्दा घर में नहीं था, वापस कुछ और कोई इसके ब्याह पर कोई था जो कि इसकी रजिस्ट्री कराई थी, और 13 जून को इसके साथ में हादसा हुआ था। तो पूरी स्टोरी वो लड़की सपने में आकर के इसे नीतीश को बताती है। तो नीतीश इतना ज़्यादा बेरहम होने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने मन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा घृणा से फील करता है कि यार मैंने एक ऐसी लड़की के साथ में गलत किया जिसके साथ में पहले से ही किसी ने गलत किया था। मैंने क्यों उस दिन रजिस्ट्री के अंदर उसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा। लड़की से बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं अकेला एक लोअर फैमिली क्लास का लड़का हूँ, मैं कैसे उन लोगों से लड़ूंगा, और मेरे पास में तो कुछ सबूत भी नहीं है, मैं कैसे उनका मामला करूंगा, क्योंकि तुम तो तुमने सिर्फ मुझे बताया है, मैं लोगों को सारी चीजें कैसे बताऊंगा। देन वो लड़की उसके बाद जोर से चिल्लाती है, जोर से रोने लगती है और उसे कहती है कि मैं जिस कमरे के अंदर से गई थी 666B 6th फ्लोर होटल का नाम बताती है। उसके जस्ट सोफे के बगल में एक किनारे पे उसने कैमरा रखा हुआ था। उसने बताया कि वो कैमरा उसने इसलिए रखा था ताकि वो घर पर अकेली थी और इसके साथ में कुछ गलत ना हो, इसके लिए उसने सेफ्टी के लिए उसने वहाँ पर वो कैमरा लगा करके रखा था। कब लगाया था? जब इसने इस होटल में आते वक्त चेक इन करते वक्त ही इसने अपनी सेफ्टी के लिए उस कमरे पर वो कैमरा लगाया था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो लड़की पूरी हिस्ट्री इस नीतीश को यहाँ पर से बताती है। तो नीतीश फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में जब उठता है तो पहले उसे सिर काफ़ी ज़्यादा भारी सा लगता है। तो वो तुरंत बाहर जागता है और कुछ टाइम बैठता है और उसे लगता है कि तो सपना था, ये सच कैसे हो सकता है, ये सब कुछ ऐसा वैसा। तो तुरंत नीतीश कुछ भी नहीं करता, बिना नहाए धोए वो वापस उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है, उस मुर्दा घर के अंदर जाता है और वापस जो रजिस्टर के अंदर पूजा जो रजिस्टर करते हैं मुर्दा शवों का वो निकालता है। ठीक 12 जून का रजिस्टर चेक करता है और वहाँ पर उस लड़की का नाम और वो नंबर देखता है 11HC-13 देखता है और वहाँ पर उसकी कुछ डिटेल लिखी हुई होती है जहाँ पर से क्लियरली मेंशन था कि इस लड़की के साथ में 2 बार रेप हुआ था और इसके सिर पे किसी भारी वस्तु से मारने की वजह से इसकी हत्या हुई थी। नीतीश वो चीज़ें पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि जो कल रात को मेरे साथ में हुआ था वो सपना तो कहीं से बने था। तो तुरंत वहाँ से वो रजिस्टर को बंद करके तुरंत जो उस लड़के ने उसे होटल के बारे में बताया था उस होटल के पास जाता है और
होटल के अंदर से रूम बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रूम बुक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उस रूम के अंदर से कुछ लोग स्टे कर रहे थे। तो तुरंत इस जो नीतीश होता है उस मैनेजर से बात करता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए उस रूम के अंदर जाना है, उसके बाद में मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं। और नीतीश यहाँ पर उस रूम के अंदर जाने के लिए डबल ऑफर भी देता है। जो भी उस रूम का रेंट होता है, एक दिन का चार्ज होता है, उसे डबल देने की यहाँ पर कोशिश करता है। लेकिन फिर भी मैनेजर्स यहाँ पर से नहीं मानता, क्योंकि जब कोई लोग अपने होटल्स के रूम के अंदर रह रहे तो उन्हें बीच में कैसे निकाल सकते हैं। तो मैनेजर्स उसे नीतीश को एकदम आराम से समझाता है कि मैं इनको यहाँ पर से निकाल तो नहीं सकता, बट इनका आज नाइट का, कल मॉर्निंग का इनका चेकआउट है, देन तुम यहाँ पर आ सकते हो। देन नीतीश कहीं पर भी नहीं जाता, वो उस होटल के नीचे ही बाहर बैठा रहता है, रात भर यहाँ पर से जागता है। और ठीक सुबह जब 7 बजे उस रूम वाले यहाँ से चेकआउट करते हैं तो तुरंत नीतीश अंदर आता है और यहाँ पर चेक इन करने की कोशिश करता है। तब मैनेजर यहाँ पर कहता है कि पहले रूम को क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद में हम आपको चेक इन करने देंगे। तो नीतीश यहाँ पे कहेगा कि मुझे चलेगा, आप क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे चलेगा, मुझे खाली 5-10 मिनट के लिए खाली वो रूम चाहिए, आप जितना पैसा बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो नीतीश वापस उनको पैसे देते हैं, अपनी जो आईडी होती है वो देता है, और तुरंत वो 666 बी में जाता है और वहाँ पर वो सब जगह ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी उसको कैमरा नहीं मिलता है। वो अपना सिर पकड़ करके वहाँ पर से वो सोचने लग जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने किसी को प्रॉमिस किया है, तो क्या करें। तो ठीक वो वहीं पर उस सोफे पर बैठता है जहाँ पर वो लड़की बैठी थी, वहीं पर बैठता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ टाइम के लिए ऐसा मुंडी करके बैठता है। तब ठीक वापस से वो लड़की उसके सपने में आती है, उसे कहती है कि यहाँ पर नहीं, ठीक जिस तू सोफे पर बैठा है उसके सामने जो सोफा है उसके जस्ट किनारे के ऊपर देख, वहीं पर एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। तो नीतीश तुरंत उसकी आंखें खुलती है और अपने आसपास दिखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। तो तुरंत ठीक वो दरवाज़ा पहले ओपन कर देता है और जहाँ पर उस लड़की ने उसे बताया था ठीक उसी के ऊपर उस किनारे पर वो देखता है कि सच में वहाँ पर छोटा सा कैमरा था। तुरंत उस कैमरे को वहाँ पर से वो निकालता है और फिर उसे समझ में नहीं आता कि इस कैमरे का क्या करना है, क्योंकि नीतीश ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं और इस कैमरे को कहाँ पर देखेगा, उसको इसके बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो वो क्या करता है, उस कैमरे को अपने पॉकेट में डाल करके नीचे चेकआउट करके अपना आईडी वगैरह लेकर के चला जाता है घर पर जाने के बाद में वो अपने आसपास लोगों से पूछता है कि छोटे से कैमरे से कैसे वीडियोस वगैरह निकालते हैं, समथिंग ऐसा सब कुछ पूछता है। लेकिन उसके आसपास भी सब लोग ऐसे ही लोग रहते हैं जिनके बारे में इनको ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है, लेकिन नीतीश किसी को भी खुल के कुछ नहीं बताता है। तो ठीक जिस दिन नीतीश उस कैमरे को लेकर के आता है वो लोगों से पूछताछ करता है, ठीक है उसी रात को वापस से वो लड़की इसके सपने में आती है। आपने जो मुझे यहाँ पर जो कैमरा दिलवाया है, लेकिन इसका यूज़ करना कैसा है, मैं कैसे उन लोगों को जेल के अंदर डलवाऊंगा, प्लीज़ आप मुझे कुछ बताओ। तो वो लड़की यहाँ पर बताती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल का उसे एक एड्रेस देती है और एक एंकर का नंबर्स यहाँ पर देती है कि तुम्हें सिर्फ इन्हें कांटेक्ट करना है और इनको सिर्फ एक कैमरा दे देना है और तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है, बाकी का पूरा जो काम है वो कर लेगी। वो तुरंत वो लड़की यहाँ से चली जाती है। तो ठीक है दूसरे दिन नीतीश उठता है और बिना नहाए धोए वो जो नंबर्स उसके पास में होते हैं उस नंबर्स पे कॉल लगाता, कोई कॉल अटेंड नहीं करता है। वो 10 बार कॉल लगाता, कोई अटेंड नहीं करता है। ठीक 1:30 पर 1:45 पर सामने से उसके मोबाइल पर एक रिंग बजते हैं और एक कॉल उसी एंकर का होता है जिसे ये सुबह से कॉल लगा रहा था। वहाँ से कॉल आती है तो नीतीश वहाँ पर उठाता है कि हेलो। तो वहाँ पर वो मैडम क्या वहाँ पर वो जो एंकर होती है उसे बोलती है कि क्या हुआ, आप मुझे सुबह से कॉल कर रहे हो, कुछ ज़रूरी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं। तो नीतीश यहाँ पर कहता कि मुझे आपको कुछ देना था, मुझे किसी ने कुछ दिया है, कैमरा दिया है और उसके अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि कुछ लोगों को जेल में डलवा सकती हैं। और ये जो कैमरा के अंदर जो वीडियोस हैं ये पॉलिटिकल के एक लड़के की हैं जिसने किसी लड़की के साथ में कुछ गलत किया था और वो लड़की आज मर चुकी है। तो एंकर तुरंत अपने एक लड़के को
तो तुरंत एंकर अपने जो एम्प्लॉयज़ होती है उसको उसके घर पर भेजती है और वो एम्प्लॉय उससे वो कैमरा लेकर के चला जाता है। ठीक तीसरे दिन वही न्यूज़ वो अपने सोफे पर अपने पलंग पर बैठ करके नीतीश टीवी पर देख रहा होता है कि किस तरह से उसके साथ में ये पूरी दुर्घटना हुई थी और वो उसी पलंग पर बैठ करके जोर जोर से नीतीश रोने लगता है। जबकि नीतीश आज से 5-6 साल तक सबों के साथ में उनका रेप करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश की आंखों से आंसू आ गए कि यार मैंने आज तक इतने गलत काम किए, इतना सब कुछ किया, तो उसको बहुत ज़्यादा घृणा फील होती है। ठीक उसी रात को वही लड़की वापस से इसके सपने में आती है और इसे धन्यवाद करती है और नीतीश बहुत जोर से रोता है और चिल्लाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपके साथ में इतना सब कुछ किया, ये सब मुझे अगर पहले पता होता तो मैं शायद ये सब कुछ नहीं करता। और नीतीश इसके बाद में ये भी बोलता है कि मैंने सिर्फ नहीं आपके साथ में बल्कि यहाँ पर जितने भी सब यहाँ पर आए हैं 5-6 सालों के अंदर उनके साथ भी मैंने काफ़ी ज़्यादा घृणा की है, तो मुझे प्लीज़ मुझे सारी चीज़ों के लिए माफ़ कर दीजिए। जोर से चिल्लाती है, रोती है और फिर वो चली जाती है। वो दिन होता है, उसके बाद से नीतीश दूसरे दिन से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसका जो 6 महीने के जो दिन थे जहाँ पर उसका ना एक काम करने का मन करता था ना कुछ खाने पीने का, और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती थी और उसका बुखार नहीं जाता था, पूरी बॉडी में बदन दर्द वगैरह रहता था, उसका पूरी तरह से ठीक होना स्टार्ट हो गया और वापस से वो 1 महीने बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वो पूरी तरह से ठीक हुआ दोस्तों, उसी लड़की की तस्वीर ला करके अपने घर पर लगा करके वापस उसने माला पहना दी। आज भी वो रोज उस लड़की को प्रणाम करके अगरबत्ती करने के बाद ही अपने घर से निकलता है। तो इस स्टोरी पूरी हमें यहाँ पर यही सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के साथ में कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना है, और गलत अगर कर दिया है तो उसे वापस से ठीक करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। और ये कोई बन बनाई कहानी नहीं है दोस्तों, एक रियल इंसिडेंट है जो कि कुछ लोगों के जो कि किसी के साथ में बीता है। मैं उसका नाम और चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हो सकता है कि किसी लोगों को यहाँ पर बुरा लगे, बट आप मेरी भावना को समझो। और प्लीज़ यार किसी के साथ में भी किसी भी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार मत करो यार। ठीक है, फिर मिलते फिर अनदर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी के अंदर से। और आपको वीडियोस कैसा लगा प्लीज़ लोगों को शेयर कर देना, और अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ लोगों को शेयर कर देना, अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कर देना। एंड मिलते फिर अनदर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी के अंदर से। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।